पाकिस्तान का मौकफ अमेरिका में बताने गए और अमेरिका में 2 थिंक टैंक्स जिनके सामने उन्होंने बात की, एक सिम्पसन इंस्टीट्यूट और दूसरा जो है अटलांटिक एक थिंक टैंक है, दोनों के सामने गए और जाकर बताया कि कश्मीर के इशू पर जब तक बात नहीं होगी तब तक अफगानिस्तान में भी अमन नहीं आ सकेगा, क्योंकि पाकिस्तान की अटेंशन जो है डिवाइडेड रहेगी। और इसके साथ ही रशिया और चाइना की बात भी कर डाली कि अमेरिका को अब ये समझना होगा कि दुनिया में सुपर पावर वो ही नहीं बल्कि दूसरे इमर्जिंग सुपर पावर्स भी हैं और रशिया और चाइना के साथ हमें ऑल्टरनेटिवली जाना पड़ेगा अगर अमेरिका हम लोगों की बात उस तरीके से नहीं सुनता जिस तरीके से सुननी चाहिए। गजनफर साहब, अमेरिका को ये बात बावर कराना कितना अहमियत का हामिल था कि सिर्फ और सिर्फ आप पर रिलाय नहीं किया जाता बल्कि खित्ते में और भी ममालिक हैं जिनके अपने मुफादात भी पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। इसमें बुनियादी इशू तो कश्मीर का है और कश्मीर के इशू के हिसाब से आपने बताना है कि जी वहाँ पे क्या चीजें हो रही हैं। अब दूसरा, इसके अंदर जब आप कश्मीर की बात करते हैं तो नेचुरली उसमें खित्ता आ जाता है। जब खित्ते की आप बात करते हैं तो उसमें हमको अब मेरी नजर में पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी ऑप्शंस हैं और पाकिस्तान के ऊपर जो असर हो रहा है आजकल इंडिया और अमेरिका की कोलैबोरेशन का या उनके जो पैक्ट्स चल रहे हैं या जिस तरह इंडिया जो है दुनिया में असले की सप्लाई की दौड़ में लगा हुआ है और उसका जो असर जो है पाकिस्तान के ऊपर आएगा, उस चीज को हाईलाइट करना जरूरी है। अब जिसमें लाजमन यही नहीं कि जी अमेरिका सुपर पावर नहीं रहा है और चाइना अमर कर रहा है और रशिया अमर कर रहा है, क्योंकि एक चीज तो आप कबूल करेंगे कि जहाँ तक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का ताल्लुक है वो सबसे ज्यादा चाहे वो जो खास तौर पे जब आप बात करते हैं म्यूनिशंस की और असले की, तो वो अमेरिकन टेक्नोलॉजी जो है उससे अभी तक रशियन और चाइनीज टेक्नोलॉजी ने मैच नहीं किया है, तो उसमें तो वो लीड कर रहे हैं और दुनिया डिपेंड करती है उनके असले के ऊपर। लेकिन चूंकि हमने गजनफर साहब, मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। शेरी रहमान साहब मौजूद है, यूएस में पाकिस्तान की साबिक एम्बेसडर भी रह चुकी हैं। बहुत शुक्रिया शेरी रहमान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। शेरी रहमान साहबा, कंसिडरिंग यूएस के पाकिस्तान से ताल्लुकात और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर क्योंकि आप रही हैं और बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी करती रही हैं, क्या मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने जो मौकफ अपनाया वो अमरीकियों के थॉट से और पाकिस्तान के मौकफ के हिसाब से दुरुस्त था और क्या वो दुरुस्त तरीके से कन्वे कर पाए हमारे तमाम मौकफ को? मुझे नहीं पता मुशाहिद साहब ने वहाँ क्या मौकफ अपनाया है और क्या उन्होंने वहाँ शवाहिद किए हैं पाकिस्तान के हवाले से और रिश्ते उस्तवार करने के हवाले से। गए तो वो मिशन इसी मिशन पे थे सफारती, और तो आई एम श्योर उनकी कारकर्दगी काफी मौसर रही होगी। बताइए क्या आप पूछ क्या रहे हैं? बेसिकली उन्होंने ये फरमाया। हसन अस्करी साहब भी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले सिर्फ मैं आपको ये बता दूं कि उन्होंने ये कहा है कि चाइना और रशिया, अब तवाजुन को देखना होगा कि खित्ते में तवाजुन क्या, और चाइना और रशिया के हवाले से भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपने ताल्लुकात उनसे भी इस्तवार करता जा रहा है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। हसन अस्करी साहब भी आपसे बात करना चाह रहे हैं। जी शेरी रहमान साहिबा, सवाल आपसे ये है कि आप तो वहाँ एम्बेसडर रही हैं, उसके अलावा आप अमेरिका के थिंक टैंक्स को भी समझती हैं, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर किसी पाकिस्तानी लीडर को जाके कश्मीर को प्रोजेक्ट करना है तो आपके ख्याल में कौन सी बातें हैं जिन पे पाकिस्तान को जोर देना चाहिए? देखिए, कश्मीर के हवाले से पहले तो आपको थोड़ी सी अपनी भी बात करनी पड़ेगी, यानी कि अपनी सफारतकारी में जो आपके डेफिसिट रहे हैं, जो फुकदान रहा है, वो एक दिन की सफारतकारी या हफ्ते से नहीं होगा। आपको एक पब्लिक डिप्लोमेसी ऑफिस जो हमारी हुकूमत में था वो मैं समझती हूँ फिर से खोलना पड़ेगा और उससे एक्चुअली भरपूर उसका किरदार होना चाहिए, उसकी कारकर्दगी सारे थिंक टैंक्स के साथ एंगेज करे वो दुनिया में। हिंदुस्तान के पास ऐसा दफ्तर है खारजा उनके ऑफिस में और वो बहुत इफेक्टिवली काम कर रहा है हिंदुस्तान का एक सॉफ्ट पावर प्रोजेक्ट करने के लिए। ठीक है, एक तो ये बात थी। इसमें आप अपना कौमी बयानिया जब इफेक्टिवली कन्वे कर पाएंगे या आपकी अपनी पॉलिसी में और अमेरिका की पॉलिसी में जो एक तजाद है, एक डाइवर्जेंस है, वो नहीं खत्म होगा तो आप जितनी लॉबी कर लें, आप सर पे खड़े हो जाएं, वो एक टेंशन रहेगा। और फिलहाल उनको आप बहुत सी पॉलिसी से इख्तिलाफ है और वो
صاف صاف یہ کہہ رہے ہیں. تیسری بات عسکری صاحب مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ چین کے ساتھ پاکستان کے جو بڑھتے ہوئے روابط ہیں اور ایک اسٹریٹجک الائنس سے آگے بھی بڑھتا نظر آ رہا ہے. یہ پورے خطے میں ایک صورتحال اور گوادر پورٹ سے جب ان کو وارم واٹر سے ایک راستہ مل گیا ہے تو راہداری تو ایک طرف ساتھ ہی پاکستان کی اور سی پیک کی یہ ایک بہت مسئلہ ہے ان گلوبل پاورز کے لیے, کیونکہ اب یہ چین کو 2 اوشن پاور بناتا ہے. اب ایک دم ایسا نہیں ہے کہ طاقت کا توازن دنیا میں مطلب اچھا ایک میں بات آپ سے آپ کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور سوال میں آپ سے کر لوں کہ ہمارے ہاں امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے ہمارے ہاں یہ بحث چلتی رہتی ہے کہ پاکستان کو کوئی پروفیشنل لابیسٹ جو ہے واشنگٹن میں ہائر کرنا چاہیے, جو کہ آپ جانتی ہیں بہت ایکسپینسو بزنس ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا واقعی پروفیشنل لابیسٹ چاہیے یا آپ کی ایمبیسی میں اگر آپ صحیح قسم کے لوگوں کو بھیجیں جو تھنک ٹینک سے تعلقات رکھیں اور پاکستان کا پوائنٹ آف ویو پروجیکٹ ہو سکتا ہے لابیسٹ کے بغیر؟ دیکھیے تھنک ٹینک سے تعلق تو ایمبیسی رکھتی ہے. ایک پورا 2-3 افسر ہوتے ہیں جو ریگولرلی کم از کم میں نے تو ڈپیوٹ کیے ہوئے تھے اور مجھے بالکل امید ہے کہ ایسا ابھی بھی ہو رہا ہے کیونکہ یہ تھنک ٹینک اور پالیسی کمیونٹی بہت اہم ہوتی ہے. لیکن لابیسٹ کا امریکن سسٹم میں کوئی متبادل نہیں ہے. عسکری صاحب معذرت اور افسوس سے میں کہوں گی ہونا تو نہیں چاہیے, بہتر ایسا ہی ہونا چاہیے انسٹیٹیوشنلی کہ آپ اپنی ایمبیسی کے یا اپنے پبلک ڈپلومیسی آفس سے ایک تواتر سے آؤٹ ریچ رکھیں اور اپنا قومی بیانیہ وہاں مسلسل پہنچاتے رہیں. ٹھیک ہے شہری رحمان صاحبہ, بہت شکریہ آپ نے ہمارے شو میں صاحب وہ لابیسٹ جو کہ بڑے عرصے سے ہمارے پاس نہیں تھے وہ اس حکومت نے ہائر کرنے کی کوشش کی ایک لابیسٹ کو, تو اس کا بھی ہمیں کوئی خاطر خواہ فائدہ ابھی تک نظر نہیں آیا. ایسا کیوں کہ وہ بھی ابھی تک ہم کیش نہیں کروا پائے؟ میرے خیال میں جیسے ابھی شہری رحمان صاحب ابھی کہہ رہی تھی اور وہ بڑے امپورٹنٹ چیز تھی کہ آپ کا جو پبلک ڈپلومیسی آفس ہوتا ہے وہ ایک ایکسکلوسیو جو پلیٹ فارم ہوتا ہے جو لنکیج کریٹ کرتا ہے آپ کے تھنک ٹینک کے ساتھ. اور امریکہ میں آپ کو پتا ہے تھنک ٹینک جو ہے وہ صرف واشنگٹن میں نہیں ہے کہ نیو یارک میں نہیں ہے, وہ تمام جگہ پر پھیلے ہوئے ہیں. تو آپ کا جو ایک انڈیویجول کانٹیکٹ اور ایک آفس کانٹیکٹ وہ جو ہے اگر لابیسٹ کے ساتھ ہوگا, مجھے نہیں پتا کون سا لابیسٹ ہائر کیا ہے, لیکن یہ ہے کہ امریکہ میں اگر آپ لابیسٹ ہائر کریں اور آپ کی ایک کمبائنڈ ٹیم کے طور پہ کام کریں تو آپ اپنا پوائنٹ آف ویو بڑے افیکٹو طریقے سے, بڑے مؤثر طریقے سے کنوے کر سکتے ہیں. اور اسی لابیسٹ کا کام صرف یہ نہیں ہوتا کہ اس سے آپ کے جو آپ کا جو بیانیہ ہے اس کو لے کے تو آگے چلنا ہی ہے, لیکن جیسے ابھی مشاہد حسین صاحب کی میٹنگ کا آپ ذکر کر رہی تھی تو انہوں نے اس قسم کی جو ڈسکورس ہیں ان سے پہلے جو لوگ وہ اٹینڈ کر رہے ہیں ان سے مل کے اور ان کا جو پوائنٹ آف ویو پہلے سے پہنچانا ہے جو, اور اس کے لیے آپ کہتے ہیں جس طرح کہتے ہیں کہ آپ نے آپ کے موقف کو منوانے کے لیے راہ ہموار کرنی ہے, اور انڈیا جو ہے یہی کام کر رہا ہے. اور اس کی بہت بڑی ماضی میں جو ابھی ماضی قریب میں جو چیز آئی اس پہ آپ دیکھیے جب آپ کی F-16 کی طیاروں کی سیل جو ہے اس کے اوپر جو ہے ریجیکشن آئی, اس پہ کیا کیا گیا تھا, اس پہ ہم انڈیا نے کوئی لابیسٹ ہائر کیے تھے, 3 فارمز ہائر کی تھی جو ان کا موقف جو ہے وہ لے کے آگے جا رہی تھی اور الٹیمیٹلی اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کیا نتیجہ نکلا. پھر جس طرح مطلب یہ لابیسٹ جو ہے امریکہ کے اندر بہت اہمیت کے حامل ہے. شہری رحمان صاحبہ نے بھی یہی کہا کہ اس کا کچھ نہیں ہے امریکہ کی اگر بات کی جائے اور ان سے ڈپلومیسی کی بات کی جائے, صرف اور صرف ایمبیسیز وہ کام نہیں کر سکتی جو کہ لابیسٹ کر سکتے, اور پاکستان کو بھی ڈیفینیٹلی لابیسٹ فرمز جو ہیں مزید ان کی طرف جانا پڑے گا, اور جو اتنے عرصے سے ہمارا گیپ ہے اس کو بھی پر کرنے میں ڈیفینیٹلی ٹائم لگے گا. ہمیں بریک کی طرف جاتے جتنے بھی مظالم ڈھائے اس کے حوالے سے پارلیمنٹ میں مشترکہ اجلاس میں ایک مذمتی قرارداد سامنے آ گئی, اور مذمتی قرارداد سرتاج عزیز صاحب نے پیش کی جس کو متفقہ طور پر منظور بھی کر لیا گیا ان کشمیریوں سے جو کہ آج بھی بھارتی مظالم سہ رہے ہیں. ان سے اظہار یکجہتی بھی کیا گیا اور بھارت کے رویے کے حوالے سے افسوس کا اظہار بھی کیا گیا.
याद रहे कि 12,000 कश्मीरी अब तक इंजर हो चुके हैं, 110 कश्मीरी शहीद हो चुके हैं, 700 कश्मीरियों की आंखों को जख्म आए हैं और तकरीबन जो है 150 यानी 150 के करीब कश्मीरी अपनी बीनाई खो चुके हैं। ये कम अमाउंट नहीं नाज़रीन, इसके अंदर बच्चे, खवातीन, मर्द हजरात, जवान सभी मौजूद हैं, बूढ़े मौजूद हैं, लेकिन भारतीय फौजों को कोई फर्क नहीं पड़ता, भारतीय फोर्सेस को इसका कोई ख्याल नहीं कि इंसानियत क्या है। इस हवाले से बात करेंगे पार्लियामेंट में और क्या बात हुई, इस हवाले से भी बात करेंगे कि मुश्तरका मज़म्मती करारदाद क्या है, इस बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपने पैनल का तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर हसन अस्करी साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। दोनों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपसे स्टार्ट करूंगी। मज़म्मती करारदाद तो दे दी, ठीक है, पहले दिन ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन के अंदर बड़ी कुछ चपकलिश भी चलती रही, कुछ आपस में तनाव भी चलता रहा, आर्ग्यूमेंट भी चलता रहा। सेकेंड डे हम लोगों ने कुछ पीस देखा, लेकिन एपीसी में भी तो यही बात की गई थी। मैं 2 दिन से यही बात कर रही हूँ कि एपीसी में भी वही बात की गई, फिर पार्लियामेंट में भी वही बात की गई। डिफरेंस क्या है? बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि जो रेजोल्यूशन कल एडॉप्ट किया है जॉइंट सेशन में, उस में वही बातें मोर और लेस रेज की गई हैं, उनकी निशानदेही की गई है जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बात की गई। उसी किस्म की बातें हमने देखा कि जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई है उसमें भी ये बातें जो हैं वो रेज की गई हैं। बुनियादी तौर पर जो है पाकिस्तान ने अपने नुक्ता नज़र को वाज़े तौर पर मुख्तलिफ कौमी प्लेटफॉर्म्स पे जो है वो पेश करने की कोशिश की है कि जुल्म और जबर जो है वो बंद किया जाए, ज़्यादती ख़त्म की जाए और उसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जो है ये फैसले जो है होने चाहिए। इसमें ये भी कहा गया है कि पानी को अगर हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया गया तो ये बहुत ही अफसोसनाक और काबिल मुज़म्मत जो है वो कारकर्दगी भारत की होगी। इसमें जो गौर करने वाली बात है कि मज़ामीन तो एक हैं, 2 किस्म के इश्यूज हैं जिस पे मेरा ख्याल गौर होना जरूरी है। पहला तो ये है अटेंडेंस का इशू। जब कल जब सरताज अजीज साहब ने रेजोल्यूशन पेश किया तो अगरचे कैमरा उनके ऊपर था, जरा कैमरा साइड पे होता था तो पता लगता था कि हॉल खाली पड़ा है। और जो इस सेशन में कल जो सेशन हुआ कल जो सेशन हुआ है उसके अंदर हमने ये देखा कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो गई है वो 120 तक गई है, और मिनिमम स्ट्रेंथ जब खत्म हो रहा था उस वक्त ये 85 स्ट्रेंथ कही जाती है कि मौजूद थी। अब ये ख्याल रखिए कि ये जॉइंट सेशन था, सिर्फ नेशनल असेंबली या सेनेट नहीं थे बल्कि दोनों इकट्ठे बैठे हुए थे। इससे एक अदम दिलचस्पी मेंबरान की जाहिर होती है। और सबसे बड़ा जो हमने देखा है ये आम मसला है हमारी पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस का, खासकर नेशनल असेंबली का, और उसके अलावा प्रोविंशियल असेंबली में भी हम ये इसी किस्म का किस्सा देखते हैं। चूंकि प्राइम मिनिस्टर नहीं आते, बहुत कम आते हैं, बहुत जरूरी हो तब आते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो, और मिनिस्टर्स भी नहीं होते, उसकी वजह से मेंबरान गायब रहते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब कोई टाइम निकाल कर पार्लियामेंट को टाइम दे दें तो मेरा ख्याल है उससे पार्लियामेंट की अहमियत बढ़ती है। एक तरफ तो आपकी आर्गूमेंट है कि जनाब पार्लियामेंट मरकज है इख्तियारात का, पार्लियामेंट रिप्रेजेंट करती है सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट जो कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है, वो रिफ्लेक्ट होती है पार्लियामेंट के थ्रू। लेकिन वजीर आजम साहब कितनी दफा जब से 3 साल में आए हैं, और जब वजीर आजम नहीं आते वुज़रा नहीं आते, जब वुज़रा नहीं आएंगे तो काम करवाने वाले भी नहीं आएंगे। तो यानी आपने खुद ही पार्लियामेंट को इतना नॉन सीरियस, इतना हल्का ले लिया कि बाकी लोग ऑटोमेटिकली लेंगे। तो जब आप इम्पोर्टेंस देना चाहे पार्लियामेंट को तो फिर उसके बाद बाकी किस तरीके से देंगे? जिस तरीके से पीटीआई ने भी एहतजाज करके पीटीआई ने भी बोला कि हम लोगों ने नहीं जाना ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन में, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस को कम करना एक टॉपिक की इम्पोर्टेंस को तो नहीं कम करता ना गजनफर साहब? डॉक्टर साहब आप बताइएगा क्या इस चीज को, क्या पार्लियामेंट्री सेशन की इम्पोर्टेंस को कम करने से टॉपिक की इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी? देखिए इशू तो अहम है, इशू हमारे लिए बुनियादी हैसियत रखता है, कश्मीरियों की जद्दोजहद है, कश्मीरियों के लिए ये मरकजी हैसियत रखता है, हमारे लिए एक बुनियादी हैसियत रखता है। लेकिन देखिए दूसरी जो इशू जिस पे यहाँ पे बात करने की जरूरत है वो ये है कि रेजोल्यूशंस पास हो गए, एपीसी में हो गए,
नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में हो गए, सही। जहां हो गए। अब इनके इम्प्लीमेंटेशन का चैलेंज है, वो है असल चैलेंज कि जो बातें कही गई हैं, जिन जज्बात का इजहार किया गया है, जी। उन जज्बात को हम किस हद तक अमली शक्ल देंगे ठीक और है। बैनुल अक़वामी सतह पर इसको हम चलिए किस तरह यही क्वेश्चन मैं चलाएंगे। गजनफर साहब की तरफ भी लेकर जाऊंगी। गजनफर साहब दोबारा डॉक्टर साहब, कश्मीरियों के ऊपर जो मजालिम हो रहे हैं, इसके लिए हम लोगों ने डिफरेंट वफूद भी भेजे, मुख्तलिफ ममालिक में भेजे और वो हमारा मौक़िफ़ बताने की कोशिश भी कर रहे हैं। बट यहाँ और कौन सी एक्टिव डिप्लोमेसी होनी चाहिए? इस जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन का मकसद तो पाकिस्तान को अपीज करना है, पाकिस्तानी अवाम को अपीज भी करना है ना एक तरह से, या एक सिंबॉलिक चीज है। असल मसला तो ये है बाकी ममालिक को हम किस तरीके से इस चीज पे कायल करें। देखिए, पार्लियामेंट के इजलास का रेजोल्यूशन जो है उसकी अहमियत तो है, क्योंकि वो एक नुमाइंदा जो है हाउस है, दोनों हाउसेज वहाँ बैठे हुए हैं, पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन वो अलग बात है कि मेंबरान को और ख़ासकर हुकूमत वक्त को हाउस को ज़्यादा बेहतर तरीके से चलाना चाहिए। हुकूमत की जिम्मेदारी होती है हाउस चलाना। जहाँ तक कश्मीर के मसले को बैनुल अक़वामी सतह पर ले जाने का सवाल पैदा होता है, उसमें सबसे पहले तो हुकूमत को इस बात पे क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि ये हुकूमत करती है ना काम, ये काम जो है फॉरेन ऑफिस का होता है, हमारी एम्बसीज का होता है, हमारे वजीर आजम और दूसरे जो सीनियर वज़रा होते हैं उनका ये काम होता है मामला ले जाना। उसके लिए पहली चीज तो ये है कि आपके जहन में टारगेट्स क्लियर होने चाहिए सही। कि आप क्या चीज बैनुल अक़वामी सतह पर इशू रेज करेंगे। और दूसरा जो चीज आपको जहन में रखनी होती है कि दुनिया में इस मसले को किस तरह देखा जा रहा है। सही। उन सवालों का जवाब आप दीजिए जो कि बैनुल अक़वामी सतह पर जो लोग रेज करते हैं। अभी हमारे आजकल के अखबारों में चल रही है कि जो MNA राव अफजल फ्रांस गए और उन्होंने वहां प्रेजेंटेशन थिंक टैंक्स में की और उनको कुछ ऐसे सवाल आ गए जिससे वो परेशान हो गए, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस किस्म के सवाल आएंगे। लेकिन असूल ये होता है कि जिस मुल्क में जाएं वहां के बारे में एक ब्रीफिंग आपको मिलनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, यही मैं आपसे जानूंगी कि क्या करना चाहिए, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। गजनफर साहब हमारे साथ फिर से लाइन पे है। गजनफर साहब, आप अपनी बात कर रहे थे, वो मुकम्मल कर लीजिएगा। या तो वो उसमें फर्क सिर्फ जो है, जैसे आप नेटो सप्लाईज के हवाले से जब बंद की गई थी तो वहाँ भी पार्लियामेंट की मुश्तरका आवाज के तौर पर बंद की गई थी, तो उसको दुनिया ने बाय किया था, मेरकल ने भी उसको बाय किया था कि ये पाकिस्तान के अवाम एक चीज चाह रहे हैं। अब आपने दूसरी उसका जिक्र किया कि उसको आगे लेके किस तरह चलना है, तो आगे लेके चलने की जरूरत होती है कि आपने अब इसी चीज को, इसी इशू को बेस बना के जो रिप्रेजेंटेटिव है लोगों की ख्वाहिशात का और जो रिलेटेड है, जो जुर्मदारी है या कश्मीर का जो इशू है, उसको मुख्तलिफ फोरम पे इंटरनेशनली उठाना है और उसको ये कहना है कि ये पाकिस्तान हुकूमत की, पाकिस्तान के लोगों की आवाज है। और चूंकि दुनिया में जो है वो ह्यूमन राइट्स रिलेटेड होते हैं, लोगों की वेलफेयर से, डेमोक्रेसी रिलेटेड होती है लोगों की वेलफेयर से, तो ये जो चीजें हो रही हैं कश्मीर में, इनको बंद कराया जाए। और जो इंडियन आर्मी जो जुल्म कर रही है, जो तादाद रोजाना उसकी बढ़ती जा रही है, अब भी कुछ एडिशनल कंपनियां जो हैं उन्होंने इंडक्ट की हैं कश्मीर में ये बेस बना के जी, वो जो स्ट्राइक्स का ड्रामा रचा के या बाकी चीजों का ड्रामा रचा के कुछ एडिशनल फोर्स लेके आ रहे हैं जो जिनका ताल्लुक होता है रिजर्व फोर्सेस से होता है। और जो आप देख लिए कि रेशो जो है एक फौजी के अगेंस्ट जो कश्मीरी की 22 के अगेंस्ट एक फौजी की रेशो है, ये एक चीज बनती है, बेसिस बनती है कि जी किसी भी इलाके में जब सिक्योरिटी फोर्सेस की या जुल्म ढाने वाले फोर्सेस की तादाद ज्यादा हो तो उसका ताल्लुक उस मूवमेंट से, उस अपील से, उस जद्दोजहद से जो लोग अपनी आजादी के लिए उठा रहे हैं, उससे कितना गहरा ताल्लुक हो जाता है और उसका नोटिस लेना कितना जरूरी हो जाता है। अब इसमें कौन वो लोग होंगे जो लेके जाएंगे, कौन वो लोग होंगे जो आगे बढ़े, तो मेरी नजर में यहाँ पर बहुत सारे हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री के ऐसे लोग मौजूद हैं जो कश्मीर के इशू को समझते हैं। तो आपने जब कॉम्पोजिशन करनी है, आपने जब लोगों को बाहर भेजना है, आपने जब एक कहीं पे कोई प्रेजेंटेशन, उसमें सिर्फ आपने इन्हिसार नहीं करना कि आपके पार्लियामेंटेरियन ही उस चीज को हेड करें, क्योंकि बहुत सारे हम अब यहाँ पे बाकी शोबाजात के लोग भी हो सकते हैं। अच्छा गजनफर साहब, वो तो सिलेक्ट हो गए ना, अब तो वो सिलेक्शन की बात ही नहीं है। डॉक्टर साहब, अब अगले कदम की तरफ चलते हैं। अब इन लोगों को, यानी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अहला वाकई में जाकर
कन्विंस कर सकता है, अभी हम थोड़ी देर बाद बात भी करेंगे, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कि वाकई में कन्विंस नहीं कर पाएंगे या अपना मौकफ नहीं सही से पहुंचा पाएंगे, चाहे लैंग्वेज बैरियर कह लीजिए या क्लैरिटी कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए। अब इनको कैसे भेजना चाहिए, कैसे ट्रेन करना चाहिए, किन नुकात की बात करनी चाहिए, जो मुल्क है उस हिसाब से किस तरीके से उनको तैयार किया जाए? देखिए, यही तो सबसे बड़ा मसला है कि जिन लोगों को भेजें उनको उन ममालिक के, खासकर जो उनके थिंक टैंक्स होते हैं, खासकर वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं और जो पार्लियामेंटेरियन हैं वहाँ के, उनकी थिंकिंग का आइडिया होना चाहिए। उसमें तीन चीज़ें मेरा ख्याल है जो बुनियादी तौर पे फॉरेन ऑफिस को इनको ब्रीफिंग देनी चाहिए, खासकर पार्लियामेंटेरियन की बात। हमारे यहाँ ईगो का मसला है, हमारे बहुत से लोग ये अपनी बड़ी बेइज्जती समझते हैं कि उन्हें कोई ब्रीफिंग दी जाए, उनको ये बताए कि आपने ये बात करनी है, आपने ये बात करनी है। वो समझते हैं हमें हर चीज़ का पता है, हर चीज़ का पता किसी को नहीं होता। कुछ ना कुछ कमी हर बंदे में जो है वो होती है, उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। और फिर एक और चीज़ है, जो हमारे यहाँ के लोग बाहर जाके फेल होते हैं, खासकर हमारे पार्लियामेंटेरियंस जो फेल होते हैं, हमने ये देखा है, कम से कम मेरा तजुर्बा अमेरिका के अंदर पार्लियामेंटेरियन वहाँ आते थे, ये रहा है कि वो अक्सर वही आर्गूमेंट देते हैं जो लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में या कहीं और पेशावर में बैठ के आप एक हम ख्याल ऑडियंस को देते हैं। सही। इंटरनेशनल लेवल पे आपको नंबर 1 ये आज की स्टेज में सबसे पहले ह्यूमन राइट्स का इशू रेज करें। सही। क्योंकि ह्यूमन राइट्स जो है वो वेस्ट के अंदर बहुत बड़ा इशू है। उसके बाद आप यूएन के जो रेजोल्यूशंस हैं उन पे जाएं और उनको एक्सप्लेन करें कि क्यों उनकी इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है, और उनको ये बताएं कि हिंदुस्तान ने कब आके ये फैसला किया था कि अब वो रेजोल्यूशन को फॉलो नहीं करेंगे। वरना एक स्टेज पे हिंदुस्तान रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट करता था, लेकिन बाद में बदल गया। क्यों बदला? और उस टाइम पे एक और चैप्टर लागू होता था। उससे पहले आप मुझे शो से पहले बता रहे थे डॉक्टर साहब, वो कौन सा चैप्टर लागू होता था पहले और अब कौन सा होना चाहिए? देखिए, वो एक दूसरी बहस है कि इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूएन ने क्या इकदामात करने हैं, लेकिन उन इकदामात के लिए यूएन को कहने के लिए किस चैप्टर के तहत वो ये इकदामात उठाए, इस वक्त हमें ज़रूरत है वहाँ अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज़ में या इवन अब दूसरे जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें कन्विंस करना। और उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि उन ममालिक में पाकिस्तान पे एतराज़ात क्या होते हैं, या जब आप कश्मीर की बात करते हैं तो हिंदुस्तान का जो प्रोपेगेंडा है उसकी वजह से भी आप